दमोह के दंगल में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांसा गांव में रैली को संबोधित किया। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हुए। विश्वासघात बनाम विकास के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने जहां पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, वहीं दमोह के लिए शुरू की गई योजनाएं भी गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने दमोह के लोगों की आवाज अनसुनी कर दी थी, अब बीजेपी दमोह की उम्मीदों को पूरा करेगी। दमोह जिले में ये गोपाल भार्गव बैठे 205 करोड़ रुपए की तो 9 सड़कें और पुलों को स्वीकृति दे दी। ये बांसा तारखेड़ा की सड़क भी बन रही है, वो भी स्वीकृत कर दी गई है। पेयजल के लिए सुल्लाना 770 करोड़ रुपए की लागत से दमोह बटेरा जवेरा तेंदुखेड़ा बक्सवा समूह जल प्रदाय योजना, इन योजनाओं से दमोह जिले के 702 गांवों में पानी जाएगा। चौमारा, पड़ुआ से लांजी, बांसनी से खबेरा मार्ग, ये सब जो बनने की सच्चाई की बात करने से बन पाएंगी, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस विश्वासघात बनाम विकास की बात कर रही है। दमोह में कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार देने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने जैसी वो तमाम विकास के काम जो छिंदवाड़ा को मिले हैं, लाने का वादा कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली इनकी सरकार, ये याद रखिएगा। अंत में दमोह का भविष्य को सुरक्षित कांग्रेस ही रखेगी। हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है दमोह जिले की, मैं केवल दमोह विधानसभा की युवाओं को रोजगार देने की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ पूरे जिले के जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ बेल बहुत होता है, हमारे यहाँ अचार बहुत होता है, चाहे बेल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दाल हो, हम यूनिट बनाएंगे, छोटे छोटे उद्योगों में उसको बांटेंगे और इन युवाओं को रोजगार देंगे। दमोह में 17 अप्रैल को मतदान है। गर्म होते पारे के बीच आखिरी चरण के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज जोर लगाने के लिए तैयार हैं। 10 अप्रैल को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, 12 और 13 अप्रैल को प्रभारी मुकुल वासनिक और 14 अप्रैल को कमलनाथ रैली को संबोधित करेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम उमा भारती भी अंतिम दौर के प्रचार में जोर लगा रही है। इस चुनाव की जीत हार से किसी की भी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बासु चोरे, बंसल न्यूज, दमोह। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मुद्दों का उपचुनाव। साहब, उपचुनाव या चुनाव तो मुद्दों का ही होना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या ये मुद्दे होते हैं, या ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे वाकई जनता के मन से जुड़े होते हैं और जनता को भी ये लगता है कि ये चुनाव या ये उपचुनाव हो गया तो हमारे मन की जो मुरादें हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारा लोकसभा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा देश एक ऐसे स्थान के रूप में पहचाना जाए जहाँ खूब रोज़गार हो, जहाँ कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत हो, जहाँ हर हाथ को काम हो, जहाँ पर सुकून हो, चैन व अमन हो, शांति हो, मुस्कुराहट हो। ये तो आपको लग रहा होगा कि राम राज्य की बात करने लगा। वाकई मुद्दों पर चुनाव या उपचुनाव नहीं होते, और वो इमोशनल मुद्दों पर चले जाते हैं, या जाति पर चले जाते हैं, या ऐसे भावनात्मक मसलों पर चले जाते हैं जो हमें समझ आ जाता है कि ये चुनाव तो अब एक दूसरी दिशा पकड़ चुका है। दमोह में भी ये बातें हैं। कांग्रेस जहां इसको मसला बना रही है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, तो आप देखिए और फैसला करिए। और वहीं बीजेपी का विकास का दावा है कि देखिए, विकास की रेलगाड़ी चल निकली है, राज्य में हम, केंद्र में हम, प्रत्याशी बीजेपी का, तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें अनुकूलता के साथ दमोह के लिए आगे बढ़ेंगी। लेकिन किसका मुद्दा मतदाता के गले उतरता है और वही व्यक्ति जो है विजयश्री का वर्ण करेगा। तो आज एक बार फिर दमोह पर बात, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं धैर्यवर्धन शर्मा,
युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, उनका स्वागत है। और उनके पुत्र इन दिनों धूम मचा रहे हैं। एक वीडियो बढ़िया गीत का है जिसमें उन्होंने एक अभिनेता की भूमिका निभाई है। आपको देखकर नहीं लगता होगा धैर्यवर्धन जी को कि ये एक युवा पुत्र के पिता भी हैं, लेकिन मैं इनकी कलई खोल रहा हूँ, कलई नहीं, पोल खोल रहा हूँ इनकी। और हमारे साथ हैं हर्षद शर्मा जी हैं, ये भी देखिए, इनको भी नमस्कार करिए। अभी दाम्पत्य जीवन की डगर पर तो आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। अब देखिए कोरोना और इसके बीच में चीज़ें ठीक हों तो गाड़ी आगे बढ़े। बहरहाल आइए लौटते हैं गंभीर मुद्दे की तरफ, जो हमारा आज का मुद्दा भी है। सुशील जी, पहले आपकी टिप्पणी, किस तरह से आप देखते हैं कि दमोह का ये उपचुनाव, जहां एक तरफ फिर बीजेपी की तरफ से कामों की, सड़कों की, पेयजल योजनाओं की, रेलगाड़ी बहुत तेज़ी से आगे भाग चली है, तो वहीं कांग्रेस का वही पुराना नारा है। लेकिन कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसा उसे प्रतीत होता है, और होना भी चाहिए, कि कांग्रेस ये महसूस कर रही है, जैसा 28 सीटों का उपचुनाव था, कि उसके लिए पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। किस तरह देखते हैं आप? ये देखिए शरद जी, अगर आप देखें तो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से आप जितने भी उपचुनाव हैं उसमें परिदृश्य बदल गया है। पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब उपचुनाव में सिर्फ सरकार की समीक्षा होती थी, सरकार के कामकाज के आधार पर वोट दिया जाता था, सरकार के आश्वासनों और वायदों पर वोट दिया जाता था। लेकिन 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही है तो जनता के सामने 15 महीने बनाम 15 साल चुनने का एक जो है बहुत आसान तरीका है कि 15 महीने में इस सरकार ने हमें ज़्यादा सहूलियत दी थी, ज़्यादा सुविधाएं दी थी, ज़्यादा काम हुए थे, या 15 साल की सरकार में वो हुआ था। तो दमोह का उपचुनाव उस परिपाटी पे बहुत सटीक बैठने वाला चुनाव होगा, क्योंकि 28 जो उपचुनाव हुए थे वो एक अलग परिदृश्य में हुए थे। उसमें गद्दार खुद्दार सरकार बदलने के बाद इतना बड़ा जो है बदलाव था, वो उसको लेकर चुनाव था। लेकिन दमोह चूंकि एकमात्र सीट पर चुनाव हो रहा है, इस पर यह मुद्दा भी होगा। लेकिन कांग्रेस अगर वही गद्दार खुद्दार के मुद्दे पे जाती तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा हासिल होने की स्थिति नहीं होगी, उसे अपने 15 महीने के कामकाज के आधार पर करना होगा। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी है मध्य प्रदेश में, अक्सर विकास से शुरू होती हुई बात जो है अंत में जो है मुद्दा विहीन होते हुए अनावश्यक रूप से जो कोई मुद्दा उछल जाता है या कोई बात उछल जाती है उस पर आकर केंद्रित हो जाता है। वो दृश्य अभी इस चुनाव में प्रचार के दौरान देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी समय है, हो सकता है ऐसी कोई बात निकल के आ जाए जिस पर पूरा चुनाव जो है केंद्रित भी हो सकता है। ये ठीक बात है, चुनाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका श्रेय उन तथाकथित विशेषज्ञों को भी है जो आजकल चुनावी वैतरणी में राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते हैं और उन्हें भी अपनी वर्थ को प्रूव करना होता है। तो वो एंड टाइम पर एक मसले को, जो मसला होता है या नहीं होता है ये जनता जाने, उस मसले को सामने ले आते हैं और अपने पॉलिटिकल बॉसेस से कहते हैं देखिए सर हमने कितना बढ़िया इशू निकाला, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो चुनाव जब प्रबंधन हो जाएगा सर तो ऐसे मसले भी सामने आएंगे। हर्षद जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं बढ़ूंगा धैर्यवर्धन जी की तरफ। जी सर, मैं सबसे पहले टिप्पणी करना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर। आज उन्होंने बांसा ग्राम में एक रैली करी और उस रैली में जो उन्होंने कहा है वो उनके 15 साल के शासन के खिलाफ और उनकी ही जो वहां पर उन्हें रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्हें वहां रैली करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां का जो किसान है वो उड़द की पेमेंट ना होने के कारण नाराज था और उसने ये कहा था कि हम इस चुनाव की वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे। ये वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी वहां पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान जी सबसे पहले ये बताएं कि 15 साल में वहां का किसान क्यों सक्षम नहीं हो पाया। और चलिए 1.5 साल के लिए आप राहुल लोधी को ही जिम्मेदार मानिए कि वो वहां पे विधायक के प्रत्याशी आज भी हैं और पहले भी विधायक रहे हुए। उस टाइम उन्होंने 1.5 साल वहां क्या किया, सारा जो ब्लेम है वो सब शिवराज सिंह चौहान जी को बताने का है। चुनाव का बहिष्कार वहां की जनता ने कहा तो आज शिवराज सिंह चौहान जी वहां पहुंच गए। पिछले 1 साल से इन्होंने वहां पेमेंट क्यों नहीं किया उड़द के किसानों का, आज चुनाव आ गए तो वहां पर किसानों के बीच पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान जी। 1 साल तक जब जनता त्राही माम वहां का किसान कर रहा था तब शिवराज सिंह चौहान जी क्यों उनके बीच में नहीं गए। दमोह को सबसे बेहतरीन विधानसभा बनाऊंगा, ये भी आज शिवराज सिंह चौहान जी ने बांसा गांव में कहा है। ये अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है। आपके केंद्र मंत्री वहां से आते हैं, आपके 15 साल के कार्यकाल में मंत्री वहां के विधायक मंत्री रहे हैं, तो आज तक आप शिवराज सिंह चौहान जी दमोह को क्यों सर्वश्रेष्ठ विधानसभा नहीं बना पाए थे। और
आप दमोह को छोड़िए, आप शिवराज सिंह चौहान जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी विधानसभा को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बना दिया। अगर उनका कंपैरिजन हम छिंदवाड़ा से कर लें तो शिवराज सिंह चौहान जी बहुत पीछे जाते हैं। और इसी का जवाब आज मैं धैर्यवर्धन शर्मा जी से मांगना चाहूंगा कि 15 साल में सर्वश्रेष्ठ दमोह क्यों नहीं बन पाया, और आज जब चुनाव आ गया तो क्यों सर्वश्रेष्ठ दमोह बनेगा। चलिए, कुछ सवाल खड़े किए हैं आपके युवा मित्र ने, उनके भी जवाब दीजिए। और दमोह को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बीजेपी किस तरह, अगर वो दावा करती ही है कि हमारे पक्ष में जाएगा, तो क्यों? जी देखिए, सड़क, बिजली, पानी पर मूल रूप से चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 के 100 नंबर मिलते हैं इस विषय पर, क्योंकि लोग भूले नहीं है कि कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश में न सड़कें थी, न बिजली थी और न पानी की उपलब्धता थी। चाहे खेत हो चाहे घर, सब दूर पानी का अभाव था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद न केवल सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है, खेतों को पानी मिला है, बल्कि अब हम घर घर, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। और हमारी सरकार ने वहां का मतदाता वोटिंग बॉयकॉट क्यों कर रहा है? चाहे बिजली की बात हो, इसकी उपलब्धता किसी से छिपी नहीं है। और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार है। वहां से मोदी जी पर्याप्त चिंता कर रहे हैं देश की, प्रदेश की। यहाँ शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और इसी रंगत का, इसी रूप रंग का यदि विधायक दमोह से चुनकर के आएगा तो स्वाभाविक तौर पर ज्यादा संभावनाएं रहेगी कि लोगों की आवाज के अनुरूप, लोगों की इच्छा के अनुरूप विकास कार्यों को ज्यादा वह क्रियान्वित करा सके। और यही कारण है कि चूंकि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, इसलिए दमोह को आजादी के बाद से अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। हम उस दिशा में आगे बढ़े और हर्षद जी इस बात को शायद नकार देंगे, पर केवल दमोह ही क्यों, आपके राज्य में कांग्रेस की सरकारों के समय तो गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक मेडिकल कॉलेज थे, कहाँ डॉक्टर्स आते थे। आज लगभग हर संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। तो यह हमारी विकास के लिए एक बड़ी परिभाषा हमने बनाई है जो लोगों के हृदय में उतरी है। चलिए बोलिए हर्षद जी, संक्षेप में, लेकिन बहुत लंबा वक्तव्य नहीं ले पाऊंगा अभी। मैं सर सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूंगा। धैर्यवर्धन शर्मा जी ने ये कहा कि डबल इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये जो डबल इंजन लगे, ये अलग अलग दिशा में लगे, साथ में नहीं लगे हुए हैं। केंद्र सरकार प्रदेश को किसी और तरफ ले जाना चाहती है और राज्य सरकार किसी और तरफ ले जाना चाहती है। बहुत कंफ्यूज्ड सरकार है। आप ये देखिए कि विश्वासघात ना सिर्फ इन विधायकों ने कांग्रेस के साथ किया है, बल्कि भाजपा की सरकार ने जनता के साथ भी विश्वासघात किया है, क्योंकि जब कोरोना की तैयारी बाकी पूरे देश का प्रदेश कर रहा था, तो यहाँ की सरकार, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जो उस टाइम तुलसी सिलावट जी थे, वो बिकने के लिए खड़े हुए थे। और आज भी जब पूरा प्रदेश कोरोना से परेशान है, बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, इंदौर और हर्षद जी मुझे ये बताइए कि कंफ्यूजन तो आपके यहाँ भी माना जाता है कि कौन सा इंजन नेता प्रतिपक्ष रूपी नेता के दरवाजे पे खड़ा होगा जाके, और कौन सा प्रदेश अध्यक्ष रूपी नेता के दरवाजे पे जाके इंजन खड़ा होगा। कंफ्यूजन तो आपके यहाँ भी लंबे समय से बना हुआ। सर हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है। कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम अगला चुनाव भी लड़ेंगे और हम कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 महीने जो उनकी सरकार रही है उसमें उन्होंने क्या कर दिखाया है वो जनता भी याद कर रही है। वो आप अगर ऑफ द स्क्रीन बात करेंगे तो भाजपा के नेता भी याद कर रहे हैं और जनता भी याद कर रही है, और यहाँ तक कि प्रशासन भी याद करता है कि कमलनाथ जी की सरकार ने क्या राम राज्य दिया था। चलिए धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके आरोप भी बहुत भौतरे हैं और आपने जो सरकार की दलील दी है आपके 15 महीने के कार्यकाल का, उसकी अग्नि परीक्षा के दौर में आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी है। इससे अगर धैर्यवर्धन शर्मा जी, अगर चुनाव की हार जीती हर चीज का निर्णय है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे और इस देश के बहुत बड़े बड़े लीडर चुनाव हारे हैं। तो चुनाव की हार जीत को आप किसी की सरकार का जनमत नहीं मान सकते। चलिए ये बहुत कम समय मिला था और अगर उनको पूरे 5 साल मिलते तो वो फिर सरकार बनाते, सालों साल सरकार चलती और शायद यही आप लोगों को हजम नहीं हुआ था। आप भ्रम पाले रहिए,
चलिए धैर्यवर्धन जी, मैं लौटता हूं आप दोनों की तरफ। हर्षद जी, धैर्यवर्धन जी की तरफ लौटूंगा। सुशील जी, मुद्दों की तरफ अगर हम लौटें तो आपको क्या लगता है कि दमोह में मुद्दा क्या होगा, मतदाता का मानस क्या होगा? जैसा हम एक पॉपुलर विश्लेषण का सिरा यही होता है कि बाय इलेक्शंस जनरली रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं, सत्ताधारी दल के पक्ष में इसलिए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये आम चुनाव तो नहीं है और ऐसे में कोई बड़ा परिवर्तन करने का मानस बनाना भी उचित नहीं होगा, तो जो सरकार है उसी सरकार के साथ जाना, वो ऐसा एक पॉपुलर थॉट है जिसके खिलाफ भी कई उदाहरण हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश में भी और बाहर भी। आप क्या देखते हैं, क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि जो मंदसौर में माफ़ कीजिएगा दमोह में आपको सतह पर आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए शरद जी, पहली बात तो यह है कि जो धैर्यवर्धन जी जो बात की उनकी बात करें, देखिए बिजली, सड़क, पानी पर यदि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी चुनाव लड़ा जाएगा, उपचुनाव लड़ा जाएगा, तो ये राजनीतिक दलों के लिए लानत वाली बात है, ये बहुत खराब स्थिति वाली बात है। जहाँ तक दमोह की बात है, दमोह में मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वापसी हुई है, सरकार ने क्या काम किए और क्या आश्वासन दे रही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और कांग्रेस की सरकार का, कि कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में क्या किया है। इस बीच में कुछ और छोटे मोटे मुद्दे जैसे गद्दार खुद्दार से भी जो है कांग्रेस अपने आप को जो है आगे लाने की कोशिश करेगी। और एक जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा कि क्या बीजेपी के वो पूर्व विधायक या पूर्व वित्त मंत्री जिनका कि एरिया दमोह कहलाता है, उनका अपना जो है, उनका अपने नेटवर्क जो है, उनके अपने समर्थक इस पूरे चुनाव में किस तरफ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर भी जो है अंदर ही अंदर जो है बीजेपी को लपेटने की कोशिश कर रही होगी। एक बात और है कि ये चुनाव, उपचुनाव सरकार के या विधानसभा के बहुमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंक गणित से किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस एक चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाले एरिया में चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव विशुद्ध रूप से कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री के कामकाज, उनकी रणनीति, उनके चुनाव प्रबंधन का भी जो है ये फैसला करेगा। और उनके भविष्य में किसी एक पद पर कितनी जल्दी उनको जो है वो करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कमलनाथ, आप देखिए इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने बहुत पूरी ताकत झोंकी हुई है और खासकर कांग्रेस इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हमको सूचनाएं मिल रही हैं। तो अगर कमलनाथ का प्रबंधन भी इस मामले में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल सीट पर चुनाव हो रहा है। और ऐसा भी मानने वालों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार ये जिम्मेदारी बुंदेलखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन पर और वीडी शर्मा जी पर वो पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं, जो करते ही हैं और करना ही चाहिए, कि ये इन नेताओं के ऊपर है कि वो पूरी ताकत के साथ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कही आपने सुशील जी कि ये सिंधिया जी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर का चुनाव है, यानी यहाँ अगर प्रतिष्ठा दांव पर है। और जिस तरह से हमने देखा कि वीडी शर्मा जी ने हेड ऑन किया भी है और उन्होंने जिम्मेदारी ली, और सबसे अधिक इस चुनाव में अगर कोई बीजेपी का नेता दमोह में सक्रिय रहा है तो मैं समझता हूं कि बेहिचक भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव के बाद और बृजेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं वो उन्होंने डेरा डाला है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन नेताओं की साख भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है और प्रतिष्ठा दांव पर है। हर्षद जी, कमलनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज वैसे भी बड़ी रिलैक्स रहती है, वो चुनाव में इतने अनुभवी हो चुके हैं कि शायद उनके लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चुनाव की जीत हार का रोमांच उनके भीतर नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को वो बड़ी कुशलता से अपने भीतर रखते हैं, ये हमने पहले भी देखा। इस चुनाव में भी उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही है, कोई तनाव नहीं है उनको, और तनाव होना भी नहीं चाहिए दोनों दलों को, कारण नहीं है। लेकिन कई बार ये भी माना जाता है कि वो तनाव बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसीलिए कांग्रेस तनाव में आ जाती है। देखिए शरद सर, तनाव बोले जो झूठ बोले, जो जनता से छल करे, कमलनाथ जी तो परसों भी जब जनता के बीच दमोह में गए थे तो उन्होंने माफी मांगी गलत प्रत्याशी देने के लिए, और बहुत खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करा कि हमने दमोह को गलत प्रत्याशी दिया था और अब मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैंने गलत प्रत्याशी दिया। और ये वही प्रत्याशी है सर। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, आप ही के साथ इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है शरद सर, राहुल सिंह जी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने भविष्य के, मैं अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को क्या कहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों भाजपा में चला गया। ऐसी क्या वजह रही कि राहुल सिंह जी को
कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना पड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या डराया, धमकाया या क्या प्रलोभन दिया, ये वहां की जनता बहुत अच्छे से जानती है और इसका जवाब देगी। और इसीलिए कमलनाथ जी बहुत रिलैक्स है कि राहुल सिंह जी को अब उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो सजा है, उसका फल मिलने वाला है और वहां की जनता एकदम तैयार बैठी है। और ये जो एक गांव के किसानों ने इस चुनाव को बॉयकॉट करने की जो बात कही है, वो 15 साल शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां क्या किया है और पिछले 1 साल में क्या किया है, उसका ये सबूत है। और इसीलिए कमलनाथ जी बहुत रिलैक्स हैं, क्योंकि फिलहाल एक सीट का चुनाव है जहां पे उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा और वहां पर जनता तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए और इनपुट्स हमारे पास आते रहते हैं। हमारे सर्वे में कांग्रेस बहुत आसानी से चुनाव जीती। जी धैर्यवर्धन। आदरणीय शरद जी, तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, अब ना नशे नहीं, अब ना नशे हो। अर्थात मेरा जो समय नष्ट हो गया वो हो गया, अब मैं नष्ट नहीं करूंगा, अब अपना ध्यान प्रभु राम के चरणों में लगाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के हर्षद भाई जैसे तमाम नौजवान कार्यकर्ताओं के मन में भी अंदर ही अंदर एक बात पनप रही है कि ये वानप्रस्थ को भेजे जाने योग्य नेताओं का नेतृत्व आखिर कब तक सहन किया जाए। बहुत सहन कर लिया, अब तो इनसे कांग्रेस को मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी। तब इनके नेताओं को भी काम करने का अवसर मिलेगा, इन लोगों को भी अवसर मिलेगा और कांग्रेस में भी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि यह जो दमोह का चुनाव है वह कमलनाथ जी की पारी का भी दी एंड करने वाला चुनाव है। लेकिन धैर्यवर्धन जी आउट कर चुके जी, अगर आपकी पार्टी का दिल भी इसी तरह दरिया रहा और ये दरिया इस तरह उछलता रहा कि दूसरे दलों के नेताओं को आकर्षित करता रहा, तो धैर्यवर्धन जी भी कब तक धैर्य दिखाएंगे? जी जी, इस पर तो कुछ हमारे लिए तो इनफैक्ट हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि हमारे कई सारे लीडर जो ये कहिए कि आइडियोलॉजी के ऊपर बोझ बन गए, तो वो चले गए और हमारे लिए हम धैर्यवर्धन जी का धैर्यपूर्वक जवाब तो दे लेने दीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। जी धैर्यवर्धन जी बोलिए। जी जी। अब आपने दिल को दरिया कहा है जी, तो दरिया में तो बहुत गुंजाइश होती है कई धाराओं के विलीनीकरण की। जी, तो जी। हम सब लोग यथा नाम तथा गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी धैर्य रखे हुए हैं जी, और पार्टी तो दरिया दिल है ही, कुटुंब बढ़ रहा है। धैर्यवर्धन शर्मा जी आकर के भगवामय हो जाते हैं जी, और हमारी पंच निष्ठाओं में भरोसा रखने लगे और अपने शेष जीवन को विशेष बनाने के लिए अपना योगदान दें, तो हम सबको धैर्य रखना ही चाहिए और बड़ा दिल करके उनका स्वागत भी करना चाहिए। सर मैं एक बात धैर्यवर्धन शर्मा जी को ये कहूंगा, एक सिंगल वन लाइनर बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपका दिल दरिया है और आप दरिया ही बिछाते रह जाए और दूसरी पार्टी के लोग आके वहां पर विधायक और सांसद और मंत्री बन जाएं। तो भैया संभालो नहीं यार अपनी पार्टी को यार, ऐसा क्या उछल रही है, मतलब कि मतलब आप ऐसा जवाब दे रहे हो यार कि वो मतलब दरिया बिछाते रह जाए यार, ऐसा मत करो यार आप। मालवी में बोलूं तो मैं मालवा से ही हो आप। जी सर, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से इनफ्लो चल रहा है, उससे मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो इतना बड़ा दरिया धैर्यवर्धन शर्मा जी रखकर बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वहां के कार्यकर्ता दरिया बिछाते रह जाएं और कांग्रेस के भी लोग वहीं आकर विधायक सांसद बन जाएं और हम जैसे युवाओं के लिए नई स्पेस क्रिएट कर जाएं। लेकिन ये जो कहावत है मुझे वो याद आती है हर्षद जी की, तरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे तरबूजा, कटना तो तरबूजे को ही है। सुशील जी क्या क्या कहेंगे? नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है, नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है। जी नहीं देखिए नुकसान देखिए कांग्रेस को कैसे नुकसान हो रहा है ये आप इसमें मैंने पिछले 15 साल में 2003 से 2018 के उपचुनाव का विश्लेषण किया था और मैंने ये पाया था कि कांग्रेस में अगर उपचुनाव का कोई परफेक्ट मैनेजर है या परफेक्ट लीडर है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उनके क्षेत्र में 7 उपचुनाव हुए थे 2003 से 2018 के बीच में और वो 7 उपचुनाव में जो है अपने कैंडिडेट को जिता के लाए थे। तो कांग्रेस के लिए एक ये बड़ी कमी है। अब उसको ये बोल रहे हैं कि ये लोग चले जाएंगे तो हमें मौका मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपके अवसर और कम होते जाएंगे और कमलनाथ जी जो है सिर्फ 2 उपचुनाव जो है पूरे एरिया में जिता पाए, उनके महाकौशल के एरिया में, और 6 चुनाव वो उनके समर्थक हारे हैं। तो कांग्रेस के लिए दमोह में ये भी सोचना होगा कि उनके जो उपचुनाव एक्सपर्ट थे वो उनकी पार्टी में अब नहीं है।
तो क्या अगला उपचुनाव एक्सपर्ट क्या कमलनाथ खुद होंगे, ये भी देखने को मिलेगा इस चुनाव में। चलिए, ये वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ सिलसिले हमेशा नहीं होते हैं और कुछ सिलसिले हमेशा होते हैं। अब बीजेपी का ये सिलसिला कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए है, ये बात तो बहुत साफ तौर पर समझ में आती है, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह की पार्टी है बीजेपी और जिस तरह का स्वाभिमानी कार्यकर्ता है बीजेपी का, इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वाभिमानी नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय अपने स्वाभिमान को मजबूरी के गमछे में लपेट कर चल रहा है सर, क्योंकि उसके हाथ में अपने बड़े नेताओं की बागडोर नहीं है कि वो उनको पकड़ कर कहे कि सर इस दिशा में चलिए तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। चाहता तो वो है, लेकिन उसके नेता अपनी मर्जी अपनी अलग चलते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस की बात है, लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी ये तय करना 2023 के बाद देखना इसको बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश में ये क्रम दल बदल का भी और इस तरह के परिवर्तन यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने का क्रम जारी रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि इतना ज़रूर है कि 2018 के बाद मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति ने घर देख लिया है, और जब भी कोई प्रवृत्ति घर देख लेती है तो कहा यह भी जाता है कि वो किसी लंबी चौड़े वायरस की तरह, अभी का जो वायरस है ईश्वर न करे वो बीमारी मध्य प्रदेश को पकड़े सर, लेकिन वो उसी तरह लंबे समय तक काबिज रहती है। तो मध्य प्रदेश को साहब हम नहीं चाहते हैं कि ये दल बदल की दलदल में उलझे, और मध्य प्रदेश में जो सरकारें उठती हैं गिरती हैं वो खेल हमने जो देखा वो आगे भी देखें। तो इसके लिए दोनों दलों को बहुत मजबूती से और हौसलामंदी के साथ सामने आना होगा और मजबूती से डटे रहना होगा। दो युवा नेता तो सामने है ही, इनसे भी ये गुजारिश की ही जा सकती है। बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, शुक्रिया हर्षद जी, और बहुत धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।